आज इस वीडियो में हम लोग करेंगे लेजर अकाउंट एंड बुक ऑफ प्राइम एंट्री एंड जर्नल की क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 52 है, इंडिकेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज ए बुक ऑफ प्राइम एंट्री। सेल्स डे बुक हमारा बुक ऑफ प्राइम एंट्री है, ट्रायल बैलेंस हमारा बुक ऑफ प्राइम एंट्री नहीं है, जर्नल हमारा बुक ऑफ प्राइम एंट्री है, अकाउंट रिसीवेबल लेजर भी हमारा नॉट ए बुक ऑफ प्राइम एंट्री। और भी हमारे बुक ऑफ प्राइम एंट्री लाइक परचेज डे बुक, परचेज रिटर्न डे बुक, सेल्स रिटर्न डे बुक, कैश बुक, ये सब भी है हमारा बुक ऑफ प्राइम एंट्री। क्वेश्चन नंबर 53, द पेटी कैश बैलेंस एट 30 November 20X9 was 25. The following transaction occurred during November 20X9. Refreshment were purchased at a cost of $7.25. Travel expense of $12.75 is reimbursed to an employee and cleaner was paid $15. What was the petty cash flowed at 1st November 20X9? Okay. So question number 52. तो हम लोग को पूछ रहा है कि एट द 1st November हम लोग कितना पीटी कैश फ्लोट किए थे। तो सपोज वो हमारा एक्स था जो फ्लोट किए, ठीक है। उसके बाद हम लोग ने क्या किया, रिफ्रेशमेंट परचेज किया। रिफ्रेशमेंट परचेज किया तो इसमें से घटेगा बैलेंस, तो माइनस करेंगे 7.25, ठीक है। एक मिनट में यहाँ पे हेडिंग भी दे देती हूँ। ओके, तो ये हमारा पिटी कैश फ्लोट and we did refreshment purchase, refreshment purchased, ओके। कितना था, माइनस था ना, माइनस करेंगे इससे एक्स से, जो पीटी कैश फ्लोट था हमारा उससे माइनस करेंगे, तो -7.25। देन उसके बाद ट्रैवल एक्सपेंस 12.75 were reimbursed to an employee. ट्रैवल एक्सपेंस ये भी माइनस होगा, कितना है, -12.75। देन क्लीनर को पेड किया, क्लीनर पेड 15, वो माइनस करेंगे। और ये सब देने के बाद हमारे पास जो बैलेंस बचा 30 नवंबर को, वो था, हम क्वेश्चन दिया है 25, इसको बोल्ड कर देती हूँ। सो नाउ हम लोग इक्वेशन के थ्रू जाएंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा, जैसे x -7.25 -12.75 -15 इक्वल टू 25। तो सॉल्व करने के बाद x की वैल्यू क्या आएगी, 25 में से प्लस करो 7.25 एंड प्लस 12.75 प्लस 15, तो आंसर आएगा 60, जो हमारा ऑप्शन बी है। 54, which of the following explain the impress system of operating petty cash? First, weekly expenditure cannot exceed a set amount. It can exceed a set amount. The exact amount of expenditure is reimbursed at interval to maintain a fixed flow. यस, यही हमारा ऑप्शन है। हम लोग पीटी कैश फ्लोट में जितना हम लोग स्पेंड किए होते उतना से सिर्फ रिम्बर्स करते ताकि वो फ्लोट मेंटेन रहे। सो बी हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी क्या कहता है, ऑल एक्सपेंडिचर आउट ऑफ पेटी कैश मस्ट बी प्रॉपरली ऑथोराइज्ड, नॉट ऑल एक्सपेंडिचर। रेगुलर इक्वल अमाउंट ऑफ कैश आर ट्रांसफर इनटू ए पेटी कैश एट इंटरवल्स। इक्वल अमाउंट नहीं ट्रांसफ़र करते हैं,
जितना हम लोग स्पेंड किए होते हैं उस फ्लोट को मेंटेन करने के लिए जितना बैलेंस कम पड़ रहा होता है उतना से हम लोग रिम्बर्स करते हैं, उतना अमाउंट डालते हैं. सो 55 number, you are given the following figure for the sales and receivable. What was the value of sales returned during 20x7? ओके, सो हम लोग यहाँ पे रिसीवेबल की लेजर बनाते हैं. ओके, सो रिसीवेबल या रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट, रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट आगे चैप्टर है उसमें आप लोगों को क्लियर हो जाएगा. तो रिसीवेबल कंट्रोल कंट्रोल अकाउंट, रिसीवेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट. ओके, तो हम लोग को एट द ईयर एंड का बैलेंस दिया हुआ है. 2000x का ईयर एंड का बैलेंस ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा. 2000x7 का बैलेंस बॉट फॉरवर्ड कितना है हमारे पास 69472 एंड सेल्स भी यही डालेंगे हम लोग डेबिट साइड में. तो 697,104 एंड टोटल कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर वो हमारा रिसीवेबल लेजर को घटाएगा तो वो क्रेडिट साइड में डालेंगे. कैश रिसीव्ड, ओके, कितना है कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर 686,912. ओके, स्पेसिफिक अलाउंस फॉर रिसीवल ये हमारा इसमें नहीं आएगा. अलाउंस जो बनाते हैं वो रिसीवल से नहीं घटता है, सिर्फ हम लोग उसका एंट्री करते हैं जर्नल एंट्री IRD डेबिट टू अलाउंस क्रेडिट, क्योंकि वो 50-50 चांसेस होते हैं, मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता है. ठीक है, और इरिकवरेबल डेब्ट IRD ये भी हमारा रिसीवल को घटाएगा. ये IRD इसको भी हम लोग क्रेडिट साइड में डालेंगे. एंड बैलेंस क्या है 1697. ओके, नाउ सेल्स रिटर्न फाइंड करना है, वो हमारा क्रेडिट साइड में होता है सेल्स रिटर्न. ओके, ये फाइंड करना है, इसको बोल्ड कर देती हूँ मैं. और हम लोग को क्लोजिंग बैलेंस भी दिया हुआ है 2007 का 7496963. ओके, तो इसको टोटल करोगे तो आपका बैलेंस कुछ 766576 आएगा. ठीक है, एंड अब इस बैलेंस में से आप ये कैश रिसीव एंड IRD माइनस करने करोगे तो आपको आएगा 3004 जो हमारा सेल्स रिटर्न का फिगर है. ठीक है, स्पेसिफिक अलाउंस का यहाँ कुछ काम नहीं है, बस हम लोग क्या करते हैं क्लोजिंग अलाउंस जो होते हैं ना हम लोग SOP प्रिपेयर करते वक्त रिसीवल में से घटाते हैं, लेजर में कुछ नहीं करते हैं इसका. तो क्वेश्चन नंबर ये क्वेश्चन नंबर था आपका 55. Okay, so 56. Ignitis operates the impressed system for the petty cash. At 1st July there was float of 150, but it was decided to increase this to 200 from 31st July onward. During July, the petty cash received 25 from staff for using photocopier and check for the 90 was cash for an employee. In July, check was drawn for 500 for petty cash. How much cash was paid out as a cash expense by petty cash in July? Okay. 56 नंबर. तो हमारे पास ओपनिंग फ्लोट स्टार्ट में जब हम लोग PT कैश में फ्लोट मेंटेन करते हैं वो कितना का था. ओपनिंग फ्लोट ओपनिंग फ्लोट था हमारा इस 150. उसके बाद में हम लोग ने डिसाइड किया नेक्स्ट ईयर हम लोग फ्लोट मेंटेन करेंगे 200 का, दैट इज़ क्लोजिंग फ्लोट. ठीक है, तो क्लोजिंग
फ्लोट जो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग फ्लोट हो जाएगा, एंड इट्स 200. ओके, एंड पीटी कैसे रिसीव 25 फ्रॉम स्टाफ फॉर यूजिंग ए फोटो कॉपियर. ओके, तो आपने फ़ोटो कॉपी यूज कर स्टाफ को यूज करते उससे आपने 25 रिसीव किया. तो फ़ोटो कॉपियर यूज़ के लिए आप 25 ये ऐड होगा इसमें. देन अपने बैंक से भी सॉरी, देन ए चेक फॉर 90 was कैश फॉर एन एम्प्लॉय. अब चेक को कैश करवाया था, कैश चेक CHEQUED, ये माइनस होगा एंड अमाउंट है 90 माइनस 90. ओके, ओहो, देन आपने चेक विदड्रॉ किया पीटी कैश के लिए 500. तो बैंक से पीटी कैश में ट्रांसफ़र हुआ 500. इसको सॉल्व करो, जो पेमेंट अमाउंट आएगा वो हम लोग को चाहिए कितना हम लोग ने एज एक्सपेंस पे किया है. पेमेंट जो पेमेंट किया है वो क्या है, मैं इसको बोल्ड कर देती हूँ. सो इसको मान लो x मानते हैं हम लोग, x. फिर इक्वेशन के थ्रू सॉल्व करेंगे. 150 प्लस 25 माइनस 90 एंड प्लस 500 इक्वल टू 200. सो आपको x मिस कर दिया क्या मैंने, यस, 500 देन प्लस x. नाउ इसको सॉल्व करने के बाद x की वैल्यू क्या आती है, 200 माइनस 150 माइनस 25 माइनस 500. सो आपको माइनस में आएगा 385. सो नो वरी, ये हमारा एक्सपेंस है जो हम लोग ने पे किया है, पर यहाँ पे 385 ही आएगा माइनस में. सो 385 हमारा आंसर है. 57 विच ऑफ द फॉलोइंग माइट एक्सप्लेन ए डेबिट बैलेंस ऑन पेबल लेजर अकाउंट. पेबल लेजर अकाउंट में डेबिट बैलेंस क्या, कौन सा ये ऑप्शन एक्सप्लेन करता है. ए बिजनेस टू के सेटलमेंट डिस्काउंट टू विच इट वाज नॉट इंटाइटल एंड पेड लेस दैन द अमाउंट ड्यू. अब क्या बोलते, हम लोग डिस्काउंट लेते भी हैं तो पेबल्स में तो टोटली इंक्लूड किया रहता है. सेल्स और परचेज उस डिस्काउंट से नेट रहता है, उसमें इंक्लूड नहीं होता है. तो पेमेंट करेंगे तभी भी हमारा क्रेडिट बैलेंस शो करेगा पेबल्स में, ना कि डेबिट. ये हमारा ऑप्शन नहीं है. बिजनेस मिस्टेकली पेड एट इनवॉइस टू, यस, ये हमारा ऑप्शन है. अगर आपने 2 बार पे कर दिया वो बैलेंस डेबिट साइड में रिफ्लेक्ट होगा पेबल लेजर अकाउंट में. ए बुक कीपर फेल टू इंटर ए कॉन्ट्रा विथ रिसीवेबल लेजर. अगर कॉन्ट्रा इंटर नहीं करोगे तब भी आप कॉन्ट्रा डेबिट साइड में दिखाते हो ना पेबल लेजर के, तो भी आपका पेबल बैलेंस स्टिल क्रेडिट साइड में शो करेगा. ठीक है, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं है. बुक कीपर फेल टू पोस्ट ए चेक पेड टू द अकाउंट, सेम ये भी वैसे ही है. हम लोग इससे के थ्रू पेबल डिक्रीज़ होगा, वो हम लोग नोट डाउन ही नहीं करेंगे तो वो हमारा पेबल्स में बैलेंस स्टिल देखेगा एज ए क्रेडिट. सो हमारा बी आंसर है. 58 एलिस्टर पेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट हैज बैलेंस एट 1st October 20x8 of 34,500 credit. During October, credit purchase were 78,400, cash purchase were 2,400, and payment made to supplier excluding cash purchase after deducting settlement discount of 1,200 were 68900. Purchase return was 4700. What was the closing balance on payable ledger control account? Okay. यहाँ पे हम लोग फिर से पेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट. अभी आप लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा होगा पेबल लेजर एंड पेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट में. आगे चैप्टर है उसमें क्लियर हो जाएगा. अभी इसको एज ए पेबल लेजर की तरह ही ट्रीट करो. आगे चैप्टर है इसके पर्टिकुलर, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा. कॉन्ट्रा, ये पेबल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट सब आगे क्लियर हो जाएगा. सो पेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट.
ओके, सो बैलेंस एट 1 अक्टूबर क्या था? बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड वाज 34,500, ठीक है। एंड देन ड्यूरिंग अक्टूबर क्रेडिट परचेज भी यहाँ आता है क्रेडिट साइड में। सो 78,400, ये कैश परचेज हम लोग को इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। पेबल सिर्फ क्रेडिट परचेज को रिफ्लेक्ट करता है, ना कि कैश परचेज का। तो जो हम लोग ने परचेज लिया है वो सिर्फ क्रेडिट वाला लिया है, कैश वाला को हम लोग को देखेंगे नहीं, ये आएगा नहीं इस मेजर में। एंड पेमेंट मेड टू सप्लायर एक्सक्लूडिंग कैश परचेज एंड आफ्टर डिडक्टिंग सेटलमेंट डिस्काउंट ऑफ 1200 वेर 68,900। ओके, सो आपने सप्लायर को पे किया, तो कैश या कैश बैंक जो भी लिखो, सप्लायर को पे करो तो पेबल घटेगा, और वो सेटलमेंट डिस्काउंट घटाने के बाद है 68,900। और मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी बोला कि पेबल्स में आपका डिस्काउंट इंक्लूड करके हम लोग शो करते हैं, सेल से परचेज केस में डिस्काउंट इंक्लूड नहीं करते, नेट शो करते हैं। तो यहाँ पे ये हम लोग को डिस्काउंट रिफ्लेक्ट करना होगा क्योंकि ये माइनस करके है। सो डिस्काउंट रिसीव कितना है? 1200, ठीक है। एंड देन वी हैव ए परचेज रिटर्न, वो डेबिट साइड में घटाएगा पेबल्स लेजर को, परचेज रिटर्न। सो इट्स अमाउंट इज 4700, ठीक है। नाउ आप टोटल करो, यू विल गेट 112900। ओके, एंड इस टोटल में से आप यहाँ ये कैश डिस्काउंट रिसीव परचेज रिटर्न को डिडक्ट करो, तो आपको क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा जो कैरी फॉरवर्ड बैलेंस, एंड दैट इज़ 38100। यही आपका आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 59, entry in receivable ledger control account for the first accounting period where what sales, bank return, IRD, return unpaid check, contra, what is the balance on receivable ledger control account at the end of the period? ओके, अगेन हम लोग को लेजर बनाना होगा रिसीवेबल का, रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट। ओके, तो नाउ एट द एंड का क्लोजिंग बैलेंस पूछ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे फर्स्ट काउंटिंग पीरियड है तो हमारा ओपनिंग बैलेंस कुछ नहीं रहेगा इसमें, और सेल्स कर रहे हैं तो सेल्स रिसीवेबल को बढ़ाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा डेबिट साइड में, सेल्स, एंड अमाउंट इज़ 250,000। ओके, देन बैंक मीन्स कैश आपने पेड, कैश रिसीव हुआ कस्टमर से, तो 225,123 225,000। एंड देन रिटर्न मीन्स सेल्स रिटर्न, तो सेल्स रिटर्न आपका रिसीवेबल घटाएगा, तो सेल्स रिटर्न एंड अमाउंट इज 2500। एंड IRD इरिकवरेबल डेट मीन्स वो पैसा आपको अब नहीं मिलने वाला है, तो रिसीवेबल में रखेंगे तो हमारा इस एसेट ओवर स्टेटमेंट आई मीन ओवर दिखेगा ना, तो ये मतलब मिसलीड कर देगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो उसको भी हम लोग को ओमिट करना होगा। IRD 3000। एंड रिटर्न अनपेड चेक मीन्स कस्टमर से आपको मिला था, अब उसको रिटर्न कर दिए, तो आपका फिर से रिसीवेबल बढ़ेगा, ठीक है। चेक रिटर्न, क्योंकि उसका चेक बाउंस हुआ होगा, मे बी कुछ प्रॉब्लम होगा उसके वजह से आपने कस्टमर को रिटर्न कर दिया, वो क्लियर ही नहीं हुआ, तो उसका रिसीवेबल घटाओगे थोड़ी ना, फिर से हम लोग को ऐड करना पड़ेगा, पहले तो घटाया था जब उसने चेक दिया था। तो नाउ रिसीवेबल 3500 है ना, इसको हटाएंगे। कॉन्ट्रा का मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता देती हूँ। ऐसा होता है ना बिजनेस में, कस्टमर और सप्लायर होते हैं, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, जो कस्टमर होता है ना वो हमारा सप्लायर भी होता है। सपोज़ अब आपको उस कस्टमर को आपको 3000 पे करना है, और उस कस्टमर से आपको 2500 रिसीव भी करना है, तो दो अमाउंट में जो लोअर होता है ना उसको हम लोग एक दूसरे के अगेंस्ट नेटअप कर लेते हैं, लाइक बोलते हैं कि ठीक है मेरा 3000 आपके पास 2500 बाकी है, उसी में से आप काट लो, ठीक है वो पैसा। ये सेटलमेंट को बोलते हैं कॉन्ट्रा, ठीक है।
जो लोअर अमाउंट तो उससे लेते हैं। तो इसका जर्नल एंट्री होता है आपका पेएबल डेबिट एंड रिसीवेबल क्रेडिट, ठीक है, दोनों घटेगा। सो नाउ कॉन्ट्रा भी हमारा रिसीवेबल को घटाएगा। सो कॉन्ट्रा इट्स अमाउंट इज 4000। ओके, सो इसको सॉल्व करो, ठीक है। सॉल्व करने आई मीन टोटल करो, टोटल करने के बाद आपको कुछ अमाउंट इस तरह से आएंगे 253500, ठीक है। एंड इधर भी आ जाएगा 253500। इसमें से आप बैंक को घटाओ, सेल्स रिटर्न भी घटा दो, आईआरडी घटा दो, कॉन्ट्रा को भी डिडक्ट करने के बाद आपको क्लोजिंग बैलेंस आएगा 19,000। ये आपका आंसर है। Okay, so question number 60. In which book of prime inventory would a business record the part exchange value received for a vehicle traded in when purchasing a new vehicle? Okay, so सेल्स डे बुक में हम लोग क्रेडिट सेल नोट डाउन करते हैं, कैश पेमेंट बुक में जो हम लोग कैश पे करते हैं वो नोट डाउन करते हैं। ये जर्नल में जाएगा, ठीक है। नॉन करेंट एसेट रजिस्टर हमारा बुक ऑफ प्राइम इंट्री है ही नहीं। सो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। और पार्ट एक्सचेंज वैल्यू हमारा ये कैश रिसिप्ट भी नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए हमारे जर्नल में जाएगा। जर्नल में नॉन रूटीन ट्रांजेक्शन जनरली रिकॉर्ड होते हैं, और हमारे बुक्स में कुछ ऑप्शन भी दिया है लाइक डेप्रिसिएशन, अलाउंस, आईआरडी, इस टाइप से कुछ दिया हुआ है। उसको लर्न कर लेना, क्योंकि वो एग्जाम में पूछते हैं, ऑप्शन दिया रहेगा कौन कौन सा हमारे जर्नल में जाता है। तो उस टाइप की भी आ सकते हैं, वो पॉइंट्स को आप लर्न कर लेना, ठीक है, याद कर लेना। 61 number. Mike wrongly paid Norman 250 twice for the goods purchased on credit. Norman subsequently reimbursed Mike for the overpayment 250. How should Mike account for the reimbursement received for the Norman? Okay. तो पहले अब उसने 250 का कुछ गुड्स परचेज किया था क्रेडिट पे, अब उसको पे करते वक्त उसने 500 का पे कर दिया। तो 250 का ही तो हम लोग गुड परचेज किए, 250 उसने अब रिटर्न करेगा सप्लायर, तो उसका जर्नल एंट्री क्या पास करेंगे, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो हम लोग को कैश रिसीव हो रही, ठीक है, तो कैश डेबिट करेंगे। उसके बाद में पेबल, क्योंकि हम लोग ने जब उसको कैश पे किया था तो हम लोग लिखा था पेबल टू कैश, ठीक है। पेबल में 500 दिखाया था एंड कैश में 500। अब हमको रिम्बर्स कर रहा है तो इसका उल्टा कर देंगे, कैश रिसीव टू क्रेडिट पेबल कंट्रोल अकाउंट, ठीक है। सो ऑप्शन डी। अभी आप लोगों को पेबल कंट्रोल में कन्फ्यूजन आ रहा होगा, डोंट वरी, आपको धीरे धीरे चैप्टर बढ़ते जाओगे आगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो 62 नंबर, व्हाट आर द अकाउंटिंग एंट्रीज रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड सेल्स ऑन क्रेडिट ऑफ 10,000 ऑन विच सेल्स टैक्स इज अप्लाइड एट द रेट ऑफ 20%? ओके, 62 का अकाउंटिंग एंट्री पूछ रहा है, क्या होगा, आपने सेल्स किया गुड्स 62 नंबर क्रेडिट पे, ठीक है। तो क्रेडिट पे सेल्स किया तो रिसीवेबल्स, अब क्वेश्चन में कंट्रोल दिया है तो मैं कंट्रोल यूज करती हूँ, ठीक है। रिसीवेबल्स कंट्रोल अकाउंट, अकाउंट डेबिट, टेबल अमाउंट में लिखते हैं, सेल्स टैक्स भी अप्लाई करना है उस पर, ओके। उसके बाद में क्रेडिट में आएगा सेल्स क्रेडिट एंड सेल्स टैक्स भी क्रेडिट, सेल्स टैक्स भी क्रेडिट। और सेल्स हम लोग ने कितना का किया है, 10,000 का, और इस पर 20% का टैक्स लगा है, तो इसका 20% मतलब 2,000, और हम लोग रिसीवेबल में दोनों को जोड़ के दिखाएंगे 12,000। इसलिए मैंने पहले भी बोला था सेल्स को हम लोग नेट दिखाते हैं, और रिसीवेबल या पेबल्स में जो भी होता है हम लोग सेल्स टैक्स इंक्लूड करके दिखाते हैं। एंड डिस्काउंट के केस में भी यही होता है, ठीक है। सो ये ऑप्शन अब ढूंढो, इसमें से कौन सा है, फर्स्ट ही है, ठीक है, तो फर्स्ट हमारा आंसर है। 63 नंबर, what are accounting entries required to record the purchase of a good for resale on a credit with a gross invoice of 1541 which includes sales tax at a rate of 15% and business is registered to the account for the sales tax? ओके, ये भी क्वेश्चन ध्यान देना, बिजनेस रजिस्टर्ड है कि नहीं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 63, काउंटिंग एंट्री रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड परचेज ऑफ गुड्स, ओके, परचेज कर रहे हैं तो परचेज डेबिट एंड उसके बाद सेल्स टैक्स भी डेबिट
एंड उसके बाद क्रेडिट पे कर रहे हैं तो पेबल्स क्रेडिट। ओके क्रेडिट। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यहाँ ये है कि क्रॉस इनवॉइस वैल्यू दिया है, इट मीन्स इसमें सेल्स टैक्स की अमाउंट इंक्लूड है, तो ये पेबल में जाएगा डायरेक्ट 1541। अब इस पे आप सेल्स टैक्स कैलकुलेट करोगे, मैं यहाँ पे रफ कर देती हूँ सेल्स टैक्स के लिए। अब 1541 दिया है, ये हमारा ग्रॉस वैल्यू है। सेल्स मान लो 100% है, सेल्स टैक्स आपका 15% है, जो टोटल इन्वॉइस होगा वो आपका इंक्लूड वो 115% होगा ना, ठीक है। तो ये हमारा 115% है, हम लोग को फाइंड करना है 15% और डिवाइड कर देंगे इन सबको 115 से, कि ये 115% है, हम लोग को 15% फाइंड करना है। अब इसको करने के बाद आपको आएगा 201, ठीक है। तो ये हमारा सेल्स टैक्स 201, इसको इससे माइनस कर दो पेबल से, तो आपको आ जाएगा 1340। अब आपको ऑप्शन ये वाला ढूंढना है, इसमें से कौन सा है। सो बी इज योर ऑप्शन। ओके 64 number, which of the following best describe the purpose of a purchase invoice? Okay, it is issued by supplier as a request of a payment. Yes, ये हमारा करेक्ट आंसर है। इट इज सेंड टू सप्लायर एज ए रिक्वेस्ट फॉर ए सप्लाई, ये हमारा परचेज ऑर्डर है, नॉट ए परचेज इनवॉइस, बी ऑप्शन। और सी कह रहा है इट इज इशूड बाय सप्लायर लिस्टिंग डिटेल ऑफ रिसेंट ट्रांजेक्शन, ये सप्लायर स्टेटमेंट है ना कि परचेज इनवॉइस, ये भी हमारा ऑप्शन नहीं है। इट इज सेंड टू सप्लायर एज ए नोटिफिकेशन ऑफ पेमेंट, ये रिमिटेंस एडवाइस है। सो हमारा ऑप्शन इज ए हमारा करेक्ट आंसर है। 65 इन विच बुक ऑफ प्राइम एंट्री वुड डिस्काउंट रिसीव बी रिकॉर्डेड। डिस्काउंट रिसीव हम लोग पेमेंट करते वक्त लेते हैं ना, तो ये कैश पेमेंट बुक में रिकॉर्ड होगा। सेल्स डे बुक तो क्रेडिट सेल नोट डाउन करता है, एम रिकॉर्ड करता है, और क्रेडिट परचेज डे बुक क्रेडिट परचेज, और कैश रिसीव में जो कैश हम लोग रिसीव करते हैं। तो डिस्काउंट रिसीव कर रहे थे, इट मीन्स हम लोग सप्लायर को पे कर रहे थे तब रिसीव किया, तो कैश पे कर रहे थे तब रिसीव किया होगा, तो कैश पेमेंट बुक में जाएगा। ओके सो क्वेश्चन नंबर 66, Simran used the impressed method for accounting for petty cash. He counted the petty cash and there was 66 in hand. They were also following petty cash voucher. What is the Simran impressed amount? ये अगेन फर्स्ट वाला जैसा क्वेश्चन हो गया जो हम लोगों ने फर्स्ट में किया था। ओके तो 66 आपके इन हैंड में, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा इम्प्रेस्ड अमाउंट, इसको मान लेते हैं हम लोग एक्स, ठीक है एक्स। और आपने परचेज किया सन्ड्री परचेज, ओके तो सन्ड्री परचेज किया तो घटेगा बैलेंस, तो 22, ओके। एंड लोन टू सेल्स मैनेजर, आपने सेल्स मैनेजर को लोन दिया तो ये भी घटेगा, लोन टू सेल्स मैनेजर, लोन टू सेल्स मैनेजर ये भी घटेगा तो -10, ठीक है। एंड परचेज ऑफ स्टाफ ड्रिंक, परचेज ऑफ स्टाफ ड्रिंक्स, ओके -19। एंड सन्ड्री सेल्स रिसिप्ट, सन्ड्री सेल्स रिसिप्ट 47 हुआ। और ये सब करने के बाद आपको इन हैंड जो बैलेंस बचा दैट वाज 66, ठीक है। अब फिर से इक्वेशन लगा के इसको सॉल्व करो जैसे हम लोगों ने फर्स्ट में सॉल्व किया था। -10 -19 +47 इक्वल टू 66। अब यहाँ से आपको x की वैल्यू क्या आएगी, 66 + 22 + 10 एंड +19 -47, सो यू विल गेट 70। यही हमारा आंसर है, ठीक है।
तो इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं कुछ बोलना चाहूँगी। मैंने कप्लान के सारे चैप्टर पर्टिकुलरली सॉल्व कर दिया है। एक लॉन्ग क्वेश्चन का दो बचा हुआ है। मैं उसकी वीडियो डालने के बाद मैं आप लोग से पूछना चाह रही हूँ, मैं सोच रही हूँ कि बीपीपी का किट भी सॉल्यूशन में प्रोवाइड कर दूँ कि F2 की कप्लान किट में स्टार्ट करूँ। आप लोग जो बोलेंगे मैं वही करूँगी। आप लोग प्लीज़ कमेंट करना। अगर अभी भी के किट चाहिए सॉल्यूशन तो मैं वो भी प्रोवाइड कर दूँगी। उसके बाद मैं F2 स्टार्ट करूँगी। सो आप लोग कमेंट करना प्लीज़। सो थैंक यू। और फ्रेंड लोग में भी शेयर करो वीडियो को, ठीक है।